नमस्कार, जय जौहार। मेरा नाम सुमी केवल पटेल है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप में। कल पार्ट 1 आपने देखा और बहुत अपना फीडबैक और प्यार दिया। आज उसी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। हम 24 घंटे दूर हैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स के एग्जिट पोल्स आने से। इनफैक्ट कल 1 जून है, कल आखिरी फेज की वोटिंग होगी और उसके बाद धड़ाधड़ एग्जिट पोल्स आना शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के केस में अगर हम बात करें तो 11 लोकसभा सीटों में 2 कांग्रेस के पास है और भारतीय जनता पार्टी के पास 9 है। कल हमने 5 ऐसी सीटों पर डिस्कस कर लिया है पार्ट 1 में, जिसमें कांग्रेस फाइट देती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी को। आज हम बाकी के 6 लोकसभा सीटों पर डिस्कशन करेंगे और इस डिस्कशन के लिए कल भी हमारे साथ सुनील जी मौजूद थे, आज भी हमारे साथ सुनील जी मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। शुक्रिया। आज हम 6 सीटों पर डिस्कस करेंगे। कल हम डायरेक्टली साउथ छत्तीसगढ़ चले गए थे, आज हम बिल्कुल विपरीत नॉर्थ छत्तीसगढ़ जाएंगे। नॉर्थ छत्तीसगढ़ की बात करें तो सरगुजा सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, एसटी रिजर्व सीट है। चिंतामणि महाराज एक ऐसे टर्न कोट एक ऐसा टेक्निकल टर्म है जो यूज किया जाता है उन लोगों के लिए जिन्होंने लास्ट मिनट टिकट के लिए अपनी पार्टी बदली हो, और चिंतामणि महाराज ने भी कुछ ऐसा ही किया था। वो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे सरगुजा से, लेकिन टिकट न मिलने की वजह से, नाराजगी होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी चले गए और बिल्कुल इस बार उन्हें एमपी की टिकट दे दी गई सरगुजा से। और उनके विपरीत इस बार लड़ रहे थे कांग्रेस से शशि सिंह। हमारे पास उस तरफ लैपटॉप है, हम उसे देखकर बिल्कुल लिस्ट हमारे पास सामने है कैंडिडेट की, बार बार उसे देखते रहेंगे और आपको सीट पर सीट कैंडिडेट का विश्लेषण बताते रहेंगे कि हमारे हिसाब से कौन से फैक्टर इंपॉर्टेंट रहे इस बार, उस पर यह चर्चा जारी रहेगी। सरगुजा में जैसे कि हम बात कर रहे थे, क्या आपको लगता है इस बार कौन सा फैक्टर वहां पर इंपॉर्टेंट लग रहा है? हिंदूवादी चिंतामणि महाराज इस बार मोदी वेव की वजह से वहां पे निकालते हुए नजर आ रहे हैं या उनका खुद का भी वर्चस्व आपको लगता है इस बार उनका साथ देगा? सरगुजा जो कि नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, उसकी 2 सीटें जी, दोनों ही आदिवासी सीटें हैं। सरगुजा और रायगढ़ दोनों रिजर्व सीटें हैं जी। उसमें सरगुजा जो है वो टीएस सिंहदेव का इलाका माना जाता है, जो डिप्टी सीएम थे और सीएम बनने की हसरत लिए वो कार्यकाल खत्म हो गया उनका, चुनाव जीत भी नहीं पाए। अब अगला चुनाव लड़ेंगे नहीं विधानसभा का, ऐसा उन्होंने कहा है, तो उनकी राजनीति में सीमित दिलचस्पी रह गई है, सरगुजा की राजनीति में भी। तो सरगुजा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता जो हैं उनकी राजनीतिक दिलचस्पी तकरीबन खत्म हो गई है, पहली बात। इसलिए इस चुनाव में वो 3-4 दिन के लिए कुछ उन्होंने प्रचार किया, बाकी अपनी एक पारिवारिक दिक्कत से, उनके परिवार में कोई बहुत बीमार हैं गंभीर रूप से, तो वो बम्बई दिल्ली ऐसे ही अधिकतर समय रहे। टीएस सिंहदेव ने प्रचार नहीं किया। कांग्रेस की एक ये कमजोरी रही। दूसरा ये कि कांग्रेस के 2 बार एमएलए रहे चिंतामणि महाराज, जो कि उस इलाके के एक बड़े आध्यात्मिक गुरु गहिरा गुरु के बेटे हैं। उनकी मान्यता बहुत है पिता के समय से। वो कांग्रेस पार्टी के 2 बार एमएलए रहे। इस बार उनको टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए। गए तो थे विधानसभा के पहले, चाहते थे विधानसभा की टिकट, लेकिन पार्टी ने शायद उनको तैयार कर लिया। विधानसभा आपको अभी नहीं लड़ा सकते, कोई सीट खाली नहीं है, लोकसभा आपको लड़वाएंगे, मान भी गए वो। अब लोकसभा का चुनाव वो लड़ रहे हैं तो दिक्कत वहां पे सरगुजा में उनको एक दिक्कत ये आ रही है, उनको ना कांग्रेस के लोग खार खाए हुए हैं उनसे कि हमारे पार्टी ने 2 बार आपको विधायक बनाया, आप पार्टी छोड़ के चले गए। दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों को पच नहीं रहे हैं, अभी थोड़ा गरिष्ठ हो गए हैं बीजेपी के लोगों के लिए कि ये 2 बार कांग्रेस में लड़ चुका है, हमारे खिलाफ काम किया हुआ है, अब वहाँ से टिकट नहीं मिली तो मजबूरी में ये हमारे घर आया हुआ है। यहाँ किसी और को टिकट मिल सकती थी तो किसी और के टिकट की जगह ये गहिरा गुरु का बेटा आके इसने सीट ऑक्युपाई कर ली। तो ये वहाँ पे इनको ये एक नाराजगी दोनों ही पार्टी के लोगों की झेलनी पड़ रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वहाँ से जो महिला उम्मीदवार हैं कांग्रेस पार्टी की, शशि सिंह, ये कम उम्र है, यानी इनके महाराज के मुकाबले ये एक पीढ़ी नौजवान है। ये भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ रही, ये दिल्ली में पढ़ी हुई हैं। इनके पिता तुलेश्वर सिंह इसी पार्लियामेंट्री सीट में एक जगह से विधायक थे, जोगी के समय वो मंत्री थे, और ये उनकी बेटी हैं, पढ़ी लिखी हैं, वो अच्छा बोलती हैं। इन्होंने वहाँ जिला पंचायत के चुनाव में
वहाँ के एक विधायक को, भाजपा विधायक को हराया हुआ है जिला पंचायत के चुनाव में। तो ट्रस्टेड हैं ये, टेस्टेड हैं पार्टी की। हाँ। जो राहुल गांधी के साथ पैदल चली हैं। हाँ। पंचायत का चुनाव मुश्किल होता है, वो चुनाव उसने एक विधायक को हराया हुआ है वहाँ से। तो ये कैंडिडेट के रूप में अच्छी हैं। दिक्कत ये हो गई है कि कांग्रेस पार्टी वहाँ पे इनका कुछ भी काम नहीं कर पाई। हाँ, हाँ। उसकी एक वजह यह है कि वहाँ से एक मंत्री अमरजीत भगत ईडी के मामले में इतना बुरा फंसे हुए हैं। हाँ। कि जो अभी गिरफ्तारियां रोज चल रही हैं अब तक की, उनका क्या होगा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ। सैकड़ों करोड़ रुपए का उनका इन्वेस्टमेंट पकड़ा रहा है, ऐसा ईडी का कहना है। सैकड़ों करोड़ का। अब वो इस साख के साथ वो शशि सिंह के कुछ काम आ सकें, इसका आसार भी कम दिखता है। वो नॉमिनेशन के अलावा गए भी नहीं। उनका न जाना शशि सिंह के लिए अच्छा रहा कि बुरा रहा, ये भी अभी क्लियर नहीं है। तो दोनों ही कैंडिडेट जो हैं, कांग्रेस की महिला कैंडिडेट के साथ पार्टी नहीं है, और पार्टी जो है वो बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनके साथ भी नहीं है। हाँ। अलग अलग वजहों से। हाँ, हाँ। और टीएस सिंहदेव जो हैं वो इस चुनाव से गायब रहे तकरीबन। हाँ, हाँ। तो ये कांग्रेस की जो संभावनाएं बन सकती थी वो संभावनाएं नहीं बनी है। लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, अभी अभी जो 6 महीने के भीतर जो विधानसभा का चुनाव हुआ है उसमें सरगुजा की सारी सीटें कांग्रेस हार गई। टीएस सिंहदेव का सबसे बड़ा नेता रहने के बावजूद नाम लेवा नहीं है वहाँ पे कांग्रेस का। कांग्रेस का पंजा विधानसभा में बचा ही नहीं वहाँ पे। तो चुनाव थोड़ा अटपटा है। दोनों ही कैंडिडेट जो हैं उनको अपनी अपनी पार्टी की दिक्कतें भी है, लेकिन फिर भी मेरा यह मानना है दोनों पार्टियों ने अच्छे कैंडिडेट फील्ड किए हैं। कांग्रेस की महिला कैंडिडेट अगर वहां से हारेगी तो पैसे की कमी से, पार्टी की गैर मौजूदगी से, इसकी वजह से हारेगी, वरना चुनाव वहां का टक्कर में आ सकता था। बिल्कुल, चुनाव कैंडिडेट्स की वजह से वहां पे काफी टक्कर में रहा। और अगर हम सरगुजा बेल्ट की बात ही कर रहे हैं, रायगढ़ अगली सीट है जो रिजर्व्ड है अगेन। और जैसा कि आपने कहा, सरगुजा एक ऐसा क्षेत्र रहा जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी प्रेस्टीज बैटल बन गया था विधानसभा इलेक्शंस में। और ऊपर से यानी कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी के सीनियर्स ने, अमित शाह ने, मोदी जी ने स्पेशली यहाँ की लीडरशिप को, बीजेपी की लीडरशिप को बोल दिया था कि सरगुजा की 14 असेंबली सीट लाना बहुत जरूरी है। और ऐसा ही हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा में 14 सीटें पाले में डाल दी। तो कहीं ना कहीं सरगुजा जो है, जो कांग्रेस एक बैस्शन हुआ करता था, वो बीजेपी के पाले में चला गया है। और अगली जो सीट है रायगढ़ की, जहां पे राधेश्याम राठिया हैं एनडीए की तरफ से और मेनका देवी सिंह है आईएनडी यानी कि इंडी अलायंस की तरफ से, ये एक इंटरेस्टिंग सीट है क्योंकि विष्णुदेव साय जो चीफ मिनिस्टर है अब छत्तीसगढ़ के, ट्राइबल के सबसे बड़े भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और इनफैक्ट रायगढ़ से ही वो एमपी भी रहे हैं। तो उनका जो वर्चस्व है अब यहां पर दांव में लगा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये सीट पे उन्होंने लगातार जाके कैंपेनिंग की है। उन्होंने सरगुजा में भी कैंपेनिंग की है क्योंकि उन्हीं का क्षेत्र है, ये पूरा डिवीजन ही उन्हीं का क्षेत्र है। क्या लग रहा है, विष्णुदेव साय की सीट, फॉर्मर सीट है ये, और इस बार दोनों जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपको क्या लग रहा है कि विष्णुदेव साय फैक्टर होंगे या वहां पर पीएम मोदी एक ज्यादा बड़ा फैक्टर आपको नजर आ रहा है क्योंकि ट्राइबल सीट है? दोनों हैं बीजेपी के लिए, उस एक सीट पे ये दोनों फैक्टर हैं। विष्णुदेव साय प्रदेश की बाकी सीटों में चाहे फैक्टर ना हो, रायगढ़ के लिए तो बड़ा फैक्टर है वो। बड़ा फैक्टर इसलिए शायद 4 बार वो वहां से सांसद रहे, ठीक है। वहां से सांसद का चुनाव वो हारे भी नहीं है, ऐसा मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है विष्णुदेव साय का। तो उसी इलाके से आते भी हैं वो। और राधेश्याम राठिया को जो वहां से कैंडिडेट बनाया गया है, कैंडिडेट से वहां कोई उम्मीद भी नहीं कर रहे कि तुम जीतोगे। वहां उम्मीद की जा रही है मोदी का मैजिक काम करेगा। एक विष्णुदेव साय का इलाका है, मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री के ऊपर 11 सीटों की जिम्मेदारी है। ये माना जाता है 11 में से एक भी सीट कम रहेगी तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार रहेंगे, ऐसा माना जा रहा है। बीजेपी में होता भी यही है, जितना सीट जीत गए उसका क्रेडिट मोदी को मिलता है, जो हार गए वो प्रदेश की लीडरशिप जो है वहां जाता है। तो विष्णुदेव साय की साख इस सीट में थोड़ा ज्यादा दांव में लगी हुई है। एक तीसरा यहाँ पे फैक्टर जो है ओपी चौधरी। ओपी चौधरी बीजेपी में एकदम करीब 6 साल पहले शायद आए, ये आईएएस की नौकरी छोड़ के एकदम इमर्जिंग स्टार हैं ये, उभरते हुए सितारे बीजेपी में।
आज प्रदेश के वित्त मंत्री हैं, हाउसिंग एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं और ताकतवर मंत्री माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इनकी अमित शाह तक सीधी पहुंच है। बीच में ये भी चर्चा चल रही थी कि ओपी चौधरी को मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है। आप मुस्कुरा रही हैं, आपकी भी हो सकता है उनसे बात हुई हो इस बारे में। जी, हाँ। तो ओपी चौधरी वहीं से रायगढ़ से विधायक हैं, उनकी भी इज्जत दांव पे लगी है इस सीट को लेकर। तो मेरा ये मानना है कि 3 लोगों की इज्जत वहां पे दांव पे लगी हुई है, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की और ओपी चौधरी की। ठीक है, हाँ। तो ये सीट जो है बीजेपी के हिसाब से बड़ी हेवी वेट सीट है। इसको लेके उनकी उम्मीदें बहुत हैं, बीजेपी की बड़ी बड़ी इज्जत दांव पे लगी हुई है। लेकिन कांग्रेस जो है, कांग्रेस से वहां पर मेनका देवी सिंह हैं। तो मेनका सिंह जो हैं ये सारंगढ़ राज परिवार से आती हैं। इनके पिता जो हैं 13 दिन के लिए अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, राजा नरेश चंद्र। इनकी बहनें जो हैं वो भी कोई सांसद रही हैं, कोई मंत्री रही हैं। ऐसा ये परिवार राजनीति में बहुत समय से रहा है। मेनका देवी के साथ अच्छी चीज ये रही कि ये मेडिकल की डिग्री लेने के बाद इन्होंने डॉक्टरी नहीं की। हाँ। और इनके पति डॉक्टर परिवेश मिश्रा, उनके साथ मिलके इन दोनों ने रायगढ़ सारंगढ़ के इलाके में जितनी कम्युनिटी डिजीज रहती है, मलेरिया है, लेप्रेसी है, फाइलेरिया है, इनको खत्म करने के लिए खूब काम किया। बहुत सालों से, 20, 25, 30 सालों से काम किया इन्होंने बहुत सारा। वो कितना काम आएगा वोटर को, कितना याद होगा, मुझको नहीं मालूम अभी, क्योंकि आज हिंदुस्तान में काम वाम के आधार पे बहुत सारे फैसले नहीं हो रहे हैं। तो ये इस सीट पर क्या होगा कहना मुश्किल है। मेनका सिंह को एक बार पहले भी यहाँ से कैंडिडेट बनाया जा रहा था, उनकी टिकट घोषित हो गई थी, लेकिन उस समय उनका नाम आखिरी में कट गया था। अभी एक दिलचस्प बात बतलाता हूँ आपको मैं। उनकी बेटी है कुलिशा, तो कुलिशा का नाम भी यहाँ से चल रहा था टिकट के लिए, लेकिन बाद में ये हुआ कि पिता उनके ब्राह्मण है, माँ ट्राइबल है, तो उसमें उनके आरक्षण को लेके कोई विवाद न रहे, इसलिए उनका नाम कंसीडरेशन जोन से हटाया गया। इस चुनाव में रोल उनका बहुत है। और कुलिशा जो हैं वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो में चलने वाले लोगों में से एक रही है, बहुत सक्रिय रही है युवक कांग्रेस में और कांग्रेस के दूसरे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस सीट का चुनाव जो है बड़ा दिलचस्प है, लेकिन ये सीट जो है कांग्रेस के हिसाब से कमजोर सीट है। ये उतना रुपया पैसा भी शायद ये लोग खर्च नहीं कर पाए होंगे जितना बीजेपी की सामर्थ्य है। मुख्यमंत्री की सीट, वित्त मंत्री की सीट, प्रधानमंत्री की सीट, तो वहाँ बीजेपी हावी है उस सीट में, वजनदार है बीजेपी के लिए। ये लोग कमजोर हैं वहाँ कांग्रेस के लोग, ऐसा मेरा अंदाज है। बिल्कुल, बीजेपी के 3 लोगों की इज्जत वहां पे साख पर है और इसीलिए ये सीट ऐसी है कि यहाँ पर मोदी फैक्टर शायद सबसे बड़ा फैक्टर बनकर उभरे। और इस सीट में बहुत आसान है ये बोलना कि बीजेपी एक हैवी वेट है, तो बीजेपी शायद ये सीट निकाल जाए। सरगुजा की सीट में भी ऐसा ही हमारा मानना है। अब हम जा सकते हैं नेक्स्ट बिलासपुर में। धीरे धीरे हम सरगुजा से नीचे उतरें तो बिलासपुर अगर हम जाते हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक लौता साहू कैंडिडेट फील्ड किया है, तोखन साहू, जिसकी वजह से साहू कम्युनिटी में नाराजगी भी रही। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि बीजेपी और कम से कम 2 साहू कैंडिडेट्स तो फील्ड करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ बिलासपुर में तोखन साहू को ऐड किया गया है। मैं आपको बता दूं, अरुण साव जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है वो भी बिलासपुर के एमपी, मौजूदा एमपी थे इनफैक्ट, और साहू कम्युनिटी का वहां बहुत दबदबा है। तो अरुण साव की ये जो कम्युनिटी है, डेप्यूटी सीएम की ये जो कम्युनिटी है, और उन्हीं की कम्युनिटी से तोखन साहू को इस बार बीजेपी ने टिकट दी है। और आईएनडी अलायंस ने, यानी इंडिया अलायंस ने और कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को यहां से फील्ड किया है। देवेंद्र यादव उनके बहुत बड़े स्ट्रॉन्ग यूथ लीडर हैं और यह माना जा रहा है कि देवेंद्र यादव ने अपने बलबूते पर अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां पर इलेक्शन को कांग्रेस के रुख में लाने की पूरी कोशिश की है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है बिलासपुर, जहां पे यूथ फैक्टर बहुत मायने रखता है, क्योंकि वहां पे सारे यूथ है, पीएससी प्रिपरेशंस वाले यूथ हैं, और आप देखेंगे कोचिंग सेंटर्स बिलासपुर में बहुत ज्यादा है, तो वहां पे यूथ फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आईएनसी ने, यानी कि इंडियन
नेशनल कांग्रेस ने बहुत सोच समझकर वहां पर देवेंद्र यादव को उतारा है। वो दुर्ग के भिलाई के रहने वाले, इनफैक्ट दुर्ग डिवीजन के रहने वाले हैं, उन्हें भी वहां बिलासपुर भेजा गया ये चुनाव लड़ने के लिए। आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से एक इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग देवेंद्र यादव करते हुए नजर आए, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पार्टी से सपोर्ट नहीं मिला, कोई बड़े लीडर उनके लिए कैंपेन करने वहां पर नहीं गए जहां तक मेरी जानकारी है, लेकिन फिर भी देवेंद्र यादव ने अपने कंधों पर इस बार लोकसभा बहुत ही अच्छे से वहां पर लड़ा है। देखिए, वहां पर एक स्थानीय यादव को टिकट देने की बात चल रही थी। हाँ। लेकिन पार्टी के भीतर देवेंद्र यादव ऐसे थे जो फिर घूम फिर के बात आती है राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में कौन कौन चले। ये एक नया क्वालिफिकेशन हो गया है आज। उसी क्वालिफिकेशन के चलते सरगुजा में एक लड़की को टिकट मिली, उसी के चलते कुलिशा का नाम चल रहा था रायगढ़ से कुछ समय तक, उसी के चलते देवेंद्र यादव को टिकट मिली। मैं कांग्रेस की गुटबाजी के बारे में जब देखता हूं तो मुझको ये पता लगता है कि जिस भूपेश बघेल के एकदम करीबी थे देवेंद्र यादव, उनका झंडा लेके चलते थे, वो शायद पिछले साल भर में देवेंद्र यादव और भूपेश बघेल के बीच में दिल कुछ फट गए हैं, ऐसा सुनाई पड़ता है। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता। ऐसे में देवेंद्र यादव के नाम का समर्थन नहीं किया था भूपेश बघेल ने। देवेंद्र यादव अपने दम पे लेके आए टिकट, एक यादव को देना है तो मैं। तो देवेंद्र यादव सबसे बड़े यादव कैंडिडेट होकर वहां पर आए बिलासपुर में। बिलासपुर में कांग्रेस की गुटबाजी पहले से बड़ी है, विधानसभा की टिकट के लिए, दूसरी चीजों के लिए। तो कहना आपका सही है कि वहां सब लोगों ने देवेंद्र यादव का काम नहीं किया, लेकिन देवेंद्र यादव के साथ दो तीन अच्छी चीजें थी। एक तो नौजवान है और संगठन कैसे चलाना है चुनाव का, ये उनको थोड़ा अंदाज है। लोगों का कहना है कि उनका चुनाव प्रदेश में सबसे संगठित चुनाव था। खर्चा भी उन्होंने बहुत किया, ऐसा कहना है लोगों का। लोगों की उम्मीद भी होगी बिलासपुर सीट के लोगों की कि जिसके घर में बार बार ईडी का छापा पड़ा, जो ईडी बार बार बयान ले रही है, जिसका नाम महादेव सट्टा ऐप में बार बार आ रहा है, जिसके नाम पे लिखा हुआ है सूर्यकांत तिवारी से इतना करोड़ रुपया मिला, तो हमको भी तो दो। तो ऐसा बिलासपुर के लोगों को भी उम्मीद होगी। वहाँ चर्चा यह है कि ऐसी उम्मीदें पूरी भी हुई है बिलासपुर के लोगों की। मेरे पास हिसाब किताब अकाउंट नहीं है, तो मैं कोई आके एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर पूछेंगे तो मैं कोई रसीद या हिसाब नहीं दे सकता। मैं सूर्यकांत जैसा मेरे पास कोई हिसाब नहीं है, कोई डायरी नहीं है, कोई डायरी नहीं है, कोई एक्सेल शीट नहीं है। लेकिन देवेंद्र यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जाके वहां पे पैराट्रूपर की तरह पहुंचे और उन्होंने चुनाव अच्छे से लड़ा, ये कहा जाता है, नतीजा चाहे जो भी हो। दूसरी तरफ तोखन साहू जो हैं, आपको ध्यान होगा ये एक बार बीजेपी के विधायक रहे, लोरमी से फिर हार गए थे। उसके बाद उसी सीट से अरुण साव को टिकट दी गई थी, उनको पार्टी ने सांसद रहते हुए उनको विधायक बनाया, डिप्टी सीएम बनाया। सीएम बनने के लिए जो नाम चल रहे थे उसमें भी अरुण साव का नाम चल रहा था। तो अरुण साव वहाँ के बड़े नेता हैं। अब वहां से दो साहू नेता हो जा रहे हैं उसी सीट से। उसी सीट से पहले ये साहू सांसद थे, अब एक नया साहू कैंडिडेट है। क्या होगा ये आगे की बात है। वहां पे पलड़ा तो बीजेपी का भारी दिख रहा है बिलासपुर में। अगर पूरे देश में ही कोई ऐसी लहर रही, जो मुझको नहीं दिख रही है, मेरा चश्मे का नंबर थोड़ा बदला है, अभी मुझको दिख नहीं रही है लहर कि बीजेपी के खिलाफ कोई लहर होगी। लेकिन अगर ऐसी होगी, जमीन के नीचे लहर कहते हैं, अंडरग्राउंड करंट जो कहते हैं, ऐसा अगर होगा तो हो सकता है देवेंद्र यादव की थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी वहां बने। वरना कांग्रेस अगर 4 सीट भी छत्तीसगढ़ में जीतेगी, मैं नहीं कह रहा हूं जीतेगी, अगर ये अगर का अ बहुत बड़ा है, तो अगर 4 सीट भी जीतेगी तो उसमें बिलासपुर नहीं आता है, बारी नहीं आती है देवेंद्र यादव के जीतने की। लेकिन कम से कम कोशिश अच्छी की गई। एक चीज देवेंद्र यादव और बिलासपुर के बारे में ये समझना चाहिए, पूरे प्रदेश में दुर्ग पार्लियामेंट्री सीट जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बन के निकली है। वहां से ताम्रध्वज साहू जाके महासमुंद लड़ रहे हैं, वहां से सरोज पांडे जाके कोरबा लड़ रही हैं, वहां से देवेंद्र यादव जाके बिलासपुर लड़ रहे हैं, वहां से भूपेश बघेल जाके राजनांदगांव लड़ रहे हैं। तो पूरा टैलेंट पूल दुर्ग पार्लियामेंट्री सीट में ही था। 5 सीटें ऐसी हैं जहां दुर्ग के लोग लड़ रहे हैं, 4 बाहर जाकर, एक दुर्ग में जी। तो या 2 हैं दुर्ग में समझ लीजिए। तो दुर्ग जो है
एक पॉलिटिकल हब हो गया है। हाँ। जो अभी कैंडिडेट सप्लाई कर रहा है। हाँ। बाकी जगहों के लिए। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और क्योंकि आपने दुर्ग की बात कही तो हम दुर्ग में ही चलते हैं एक अच्छी कनेक्टिविटी के लिए कि दुर्ग में इस बार विजय बघेल जो वहां पे एक मौजूदा एमपी है और उन्हें मैनिफेस्टो कमेटी का भारतीय जनता पार्टी ने चेयरमैन बनाया था, काफी अच्छा प्रदर्शन उनका रहा। भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी को रिपीट किया है तो उनमें 2 नामों में एक उनका भी नाम शामिल है और आईएनसी ने राजेंद्र साहू को फील्ड किया है। साहू कम्युनिटी से राजेंद्र साहू। दुर्ग से भूपेश बघेल की बात कही जा रही थी कि वो लड़ सकते हैं, लेकिन वो नहीं लड़े। उन्होंने राजेंद्र साहू को आगे कर दिया, साहू कम्युनिटी के राजेंद्र साहू को। अब ये इस बात को लेकर भूपेश जी को काफी घेरा भी गया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कि भाई विजय बघेल से क्या डर गए आप? वहां पर विधानसभा इलेक्शंस लड़े, आप विजय बघेल से हारे तो नहीं लेकिन बहुत ही कम फासला रह गया था। उस वजह से क्या लोकसभा इलेक्शंस लड़ने से पीछे हट गए? आपको क्या लग रहा है? विजय बघेल इतने बड़े हो चुके हैं दुर्ग में कि भूपेश बघेल को सीट छोड़ के राजनांदगांव जाना पड़ा। ये भी एक डिस्कशन था और मैंने उनसे ये सवाल भी लिया था तो उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है। 2 चीजें मुझको लगती है भूपेश बघेल दुर्ग और राजनांदगांव के बारे में। हाँ। कांग्रेस के कैंडिडेट की दुर्ग के मुकाबले नांदगांव से जीत की संभावना ज्यादा थी और कांग्रेस के जितने नाम दुर्ग नांदगांव में चल रहे थे उसमें भूपेश बघेल की जीत की संभावना ज्यादा थी। तो दोनों जगह सीट हार जाएं, इसके बजाय मजबूत को मजबूत सीट से लड़ाएं तो कम से कम एक जीत सकती है। इस नाते कांग्रेस की मजबूत सीट जो राजनांदगांव है इन दोनों में, उनमें भूपेश को भेजा गया और भूपेश बघेल कांग्रेस के जितने नाम थे उनमें सबसे मजबूत थे। ये एक बात हुई। दूसरा यह दुर्ग पार्लियामेंट्री सीट जो है इसमें कांग्रेस बड़े कमजोर जमीन पे खड़ी हुई है। आपको ध्यान है ना, इसी पार्लियामेंट्री सीट में बीरनपुर आता है, जिस बीरनपुर में एक साहू परिवार के लड़के की हत्या हुई थी सांप्रदायिक दंगे में। हालांकि उसके अगले दिन 2 मुस्लिम लोगों की भी हत्या हो गई थी, लेकिन वो चर्चा में नहीं है, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। अब जब मोहम्मद अकबर बगल में विधायक थे उस समय भी चर्चा नहीं थी। प्रदेश के अकेले मुस्लिम विधायक रहते हुए भी मोहम्मद अकबर बीरनपुर में झांकने नहीं गए थे। कांग्रेस दुर्ग पार्लियामेंट्री सीट में खराब हालत में है। वहां से ताम्रध्वज साहू जैसे बड़े कैंडिडेट वो चुनाव विधानसभा का हार गए। भूपेश का जो चुनाव था पाटन का विधानसभा का चुनाव, उसमें उनकी लीड पिछले बार की लीड से 10,000 शायद कम हो गई। विजय बघेल ने लीड अपनी बढ़ा ली। भूपेश बघेल को अपनी खुद की विधानसभा सीट में दिक्कत हुई जीतने में, जीत जरूर गए वो। मुझको लगता है कि भूपेश बघेल को ये समझ आ रहा था कि दुर्ग की सीट में संभावनाएं कम है, लेकिन उन्होंने एक चीज में कामयाबी पाई कांग्रेस की गुटबाजी के भीतर कि उन्होंने जो राजेंद्र साहू है ना जी, उनको टिकट दिलवा दी वहां से, जो पूरी तरह से भूपेश बघेल के ही झंडा उठा के चलने वाले हैं। उनको कहा जाए कि कांग्रेस और भूपेश बघेल में से एक का झंडा उठाओ तो वो भूपेश का झंडा उठाएंगे। तो इस तरह से वो एक सीट हारी हुई जैसी सीट है। तो उसमें बड़े नेता को खराब करने के बजाय वहां से एक छोटे नेता को हारने के लिए खड़ा किया गया, ऐसा मेरा मानना है दुर्ग में। ईश्वर साहू को भी, जैसे आपने जिक्र किया, ईश्वर साहू ने भी लगातार कैंपेन किया है उस सीट पे। भारतीय जनता पार्टी ने उस इशू को, बीरनपुर इशू को मरने नहीं दिया। विधानसभा में भी बीरनपुर इशू बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी ने काफी स्ट्रेटेजिकली उसी कैंडिडेट को पूरे दुर्ग पार्लियामेंट्री सीट में घुमा घुमा के वो बीरनपुर की पूरी जो इंसिडेंट है उसको वापस जिंदा किया। और जिंदा करने की वजह से वहां पे राजेंद्र साहू खड़े हैं, उसके बावजूद विजय बघेल का पलड़ा भारी है क्योंकि ईश्वर साहू ने कैंपेन की। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, दुर्ग संसदीय सीट की कई विधानसभा सीटें कांग्रेस जो है विधानसभा चुनाव की घोषणा के पहले ही हार गई थी। जैसे रविंद्र चौबे, जिनके इलाके में बीरनपुर आता है, मैंने बार बार लिखा था कि ये आदमी जा नहीं रहा है वहां पे कॉन्स्टिट्यूंसी में। 3 लाशें गिर गई है विधायक के इलाके में। आप मंत्री हो इतने बड़े, आप पांव रखने नहीं गए, आपके परिवार से कोई नहीं गया वहां पे, आपका मुख्यमंत्री नहीं गया, आपका गृह मंत्री नहीं गया, कोई नहीं गया वहां पे। कांग्रेस को वहां हारना ही था। मेरा मानना है कि कांग्रेस वहां से हार के अलावा कुछ डिजर्व नहीं करती थी। तो हार गए रविंद्र चौबे उसी पार्लियामेंट्री सीट से, साजा से। ताम्रध्वज साहू हार गए, साहू रहते हुए, साहू के मरने पे, गृह मंत्री रहते हुए, दंगा होने पे तुम नहीं गए। बगल की सीट थी तुम्हारी, ताम्रध्वज हार गए वहां से। भूपेश की वोट कम हो गए वहां पे।
तो इस तरह वहां से अरुण वोरा बगल की सीट से हार गए, बीरनपुर से लगी हुई एडजॉइनिंग सीट से बेमेतरा से जो दुर्ग पार्लियामेंट्री सीट में आती है वहां से कांग्रेस कैंडिडेट हार गया। पूरा मटिया मेट हो गई इनकी दुर्ग पार्लियामेंट्री सीट। और तो और लगी हुई जो कवर्धा, पंडरिया, ये जो इलाका था, इन सब जगह कांग्रेस विधानसभा में निपट गई। कांग्रेस इसी की हकदार थी, इसी हश्र की हकदार थी। ये मैंने विधानसभा चुनाव के महीनों पहले से बार बार उठाया था इस मुद्दे को। वही इनके साथ हुआ। दुर्ग इनको जीतने का कोई हक नहीं है कांग्रेस को। तो बिल्कुल दुर्ग को तो एक हारी हुई सीट अगर कांग्रेस मान रहा है तो सही है बहुत लिहाज से, क्योंकि उनके लिए ये बैटल ऑलरेडी लॉस्ट है। दुर्ग एक ऐसा लॉस्ट बैटल, एक लॉस्ट कॉज है। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम जाएंगे अब रायपुर में। रायपुर एक इंपॉर्टेंट सीट है, यहाँ पे भी इसे कांग्रेस ऑलरेडी मान रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से कैंपेनिंग देखने को मिली, विकास उपाध्याय खुद लड़ रहे थे, यूथ लीडर हैं जो विधानसभा इलेक्शंस हार गए, लेकिन फिर भी पार्टी ने इन्हें टिकट दी, और वो भी ऐसे नेता के अगेंस्ट टिकट दी जो अपने आप में ही एक ब्रांड है। बृजमोहन अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी के 8 बार के विधायक और इनफैक्ट इस बार के कैबिनेट मंत्री भी, और पहले भी कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं लगातार। इस बार भी एजुकेशन मिनिस्टर रहे। दुर्ग में तो सर यही बात हो रही है कि कितनी बड़ी रिकॉर्ड कायम कर पाएंगे बृजमोहन अग्रवाल। विकास उपाध्याय नॉन एग्जिस्टेंट हो गए हैं वहां पर, उनका रेलेवेंस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया गया है। डिस्कशन लोगों के बीच में भी यही है कि बृजमोहन अग्रवाल का रिकॉर्ड क्या होगा। क्या वो गुजरात में सीआर पाटिल का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? सीआर पाटिल का पूरे भारत में सबसे ज्यादा वोट लेकर जीतने का रिकॉर्ड है। 6.89 लाख सीआर पाटिल के नाम पे वो जो रिकॉर्ड दर्ज है, 6.89 लाख का ये रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे बृजमोहन जी। और उनके लिए ये भी एक बहुत, उनके लिए एक अलग लड़ाई चल रही है, उनकी लड़ाई अलग है। और वो मेरी कल ही उनसे बात हुई और मैंने जब उनसे पूछा कि आप तैयार हैं अपना रिकॉर्ड कायम करने के लिए और कितना एक्सपेक्टेशन है, तो कह रहे हैं 7 लाख मैं सीआर पाटिल का रिकॉर्ड तोड़ूंगा। बिना वो नाम लिए उन्होंने कहा कि मैं नया रिकॉर्ड कायम करने जा रहा हूं। और उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है सर? मैं आप पे ये सवाल दागूंगी कि उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है। रिकॉर्ड की बात हो रही है, कांग्रेस की बात नहीं हो रही है, विकास उपाध्याय की बात नहीं हो रही है। हालांकि विकास उपाध्याय ने भी अपनी जान फूंकी, कैंपेनिंग अच्छे से की और अच्छे से बढ़ चढ़ के मीडिया के इंटरव्यूज में उन्होंने बीजेपी को टारगेट किया सही चीजों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत नेग्लिजिबल वो चीजें हो गई हैं। बृजमोहन अग्रवाल के लिए रिकॉर्ड कायम करना क्यों जरूरी है? थोड़ा सा बृजमोहन के बारे में समझने की जरूरत है। हाँ। कॉलेज का यूनियन का चुनाव एक बार वो हारे, उसके बाद से वो जिंदगी में कभी नहीं हारे। जी। हर विधानसभा चुनाव जीता, लगातार विधानसभा चुनाव जीता, एक ही सीट से जीता। नेता बदल बदल के लड़ते हैं। ताम्रध्वज 2-3 जगह से लड़ चुके हैं विधानसभा का चुनाव दुर्ग में। बृजमोहन अग्रवाल शहर की सीट से, जहां लोगों की उम्मीदें बहुत रहती हैं, आप सो के उठते हो उसके पहले 300 लोग आपके घर पहुंच जाते हैं वोटर, वहां से लगातार जीते हैं बृजमोहन अग्रवाल। लगातार लोगों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं। मेरी जानकारी में कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो भी उनके घर अपना काम लेके जाते हैं और वो करते हैं सबका काम। बड़े नेता हैं, बड़े दिल के बड़े नेता हैं। आसपास के कई दूसरे कैंडिडेट की मदद करते हैं, बीजेपी के, कांग्रेस की नहीं। हालांकि लोगों का कहना है कि 5 बरस जब भूपेश बघेल अपोजिशन के नेता थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस वक्त बृजमोहन अग्रवाल ने उनको कांग्रेस चलाने में काफी मदद की, ऐसा कहना है लोगों का। ये भी कहना है लोगों का कि उसके एवज में भूपेश बघेल ने बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री के सरकारी बंगले में रहने दिया, जो कि यहाँ के एक अनुसूचित जाति के मंत्री को आवंटित किया जा चुका था, लेकिन बृजमोहन से मकान कभी खाली नहीं करवाया गया। बड़े नेता हैं बृजमोहन अग्रवाल। एक उनकी खूबी और है, उनके खिलाफ किसी भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का कैंडिडेट रिपीट नहीं होता है। हर बार कांग्रेस हारने के लिए एक नया कैंडिडेट पेश करती है। बृजमोहन को कहती है इस बार इसको हरा दो, इस बार इसको हरा दो। कांग्रेस अपने किसी कैंडिडेट को तैयारी नहीं करने देती कि तुम 2 बार 3 बार लड़ लेना और बृजमोहन को सेकंड बार हराना। पहली बार तो कोई नहीं हरा सकेगा, तुम 10 साल बाद के लिए अभी से तैयारी करो। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हर बार ये चर्चा सुनाई पड़ती है कि बृजमोहन अग्रवाल के छांटे हुए कैंडिडेट को टिकट मिलती है कांग्रेस से। जब रुचिर गर्ग का नाम चल रहा था तो कन्हैया अग्रवाल को टिकट मिली थी और खुशियां बृजमोहन के यहाँ मनाई गई थी। खैर, उसको छोड़े हम। अब अगर हम विधानसभा चुनाव को देखें तो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी कई गलतियों से इतना धार्मिक यहाँ पर ध्रुवीकरण हो जाने दिया था। एक हिंदू सन्यासी
महंत राम सुंदर दास को यहाँ से बृजमोहन के खिलाफ खड़ा किया और उनका चुनाव संचालक बना दिया यहाँ के मेयर एजाज ढेबर को। एजाज ढेबर को लेकर यहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन चले आ रहा है पहले से, लोगों की बड़ी नाराजगी है। जो यहाँ से विकास उपाध्याय अभी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं और रायपुर की एक सीट से विधानसभा के भी कैंडिडेट थे, उनका अपने ही पार्टी के शहर के मेयर से बातचीत तक नहीं है, दोनों एक मंच पे जाते भी नहीं हैं, इतने खराब रिश्ते हैं। तो एजाज ढेबर को जिस दिन संचालक बनाया गया उस दिन लोगों ने कहा ये बृजमोहन के मर्जी से पहले एक महंत को कैंडिडेट बनाया यहाँ, अब बृजमोहन के मर्जी से एजाज ढेबर को यहाँ संचालक बनाया गया। उसी दिन लोगों ने मान लिया था कि बृजमोहन चुनाव अच्छे से जीतेंगे, लंबे से, ये मान लिया था। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम था रायपुर जिले की 7 में से 7 सीटें कांग्रेस हार जाएगी। और जो रायपुर पार्लियामेंट्री सीट है जिसकी बात चल रही है अभी, इसमें शायद कुल 1 सीट कांग्रेस के पास है, भाटापारा की, बाकी सारी सीटें यहाँ पर बीजेपी के पास हैं। इतनी मजबूत कॉन्स्टिट्यूंसी है ये कि हम लोग जब बात करते थे कि रायपुर से किसको टिकट दे सकती है बीजेपी, तो हमको लगता था अम्बा खम्बा बम्बा किसी को भी खड़ा कर दे कांग्रेस, ये बीजेपी एक बांस को खड़ा कर दे बीजेपी तो भी, कमल का फूल ही खड़ा कर दे तो भी जीत जाएगा, ऐसा लगता था। इसमें प्रदेश के सबसे मजबूत नेता को खड़ा किया है बीजेपी ने। इसको लेके 2 तरह की चर्चा है। इतने मजबूत की जगह नहीं थी, बच्चे को स्कूल छोड़ना है तो मोपेड पे अगर छोड़ सकते हैं, बस नहीं खरीदी जाती। बीजेपी ने रायपुर में बस खरीद ली है एक बच्चे के लिए, ऐसा समझ लीजिए। लोगों का कहना है कि बृजमोहन अग्रवाल इतने वजनदार, इतने ताकतवर थे कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री सहित बाकी सारे मंत्री जो हैं उनके मुकाबले बहुत जूनियर थे। इसलिए छत्तीसगढ़ सरकार को अपने दम पर आगे बढ़ने के लिए, फलने फूलने देने के लिए इतने बड़े नेता को दिल्ली ले जाना जरूरी हो गया था, तो ले जा रही है पार्टी। अब बृजमोहन के सामने दिक्कत यह है कि जब आप एक कैबिनेट मंत्री जो ताकतवर था यहाँ पे और वो राज्य की राजनीति ही रहना चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा के उनको दिल्ली भेजने की बात कही गई। वो जा भी रहे हैं दिल्ली। यहाँ बीजेपी के हारने का कुछ नहीं है, कांग्रेस के जीतने का कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पे कांग्रेस जीतेगी और या बीजेपी हारेगी यहाँ से, तो आप मान लीजिए कि पूरे देश में गिनी चुनी सीट पाएगी बीजेपी। ये इतनी मजबूत सीट है बृजमोहन की। तो यहाँ पर बृजमोहन अग्रवाल के सामने अधिक से अधिक लीड की चुनौती एक दूसरी वजह से है। इस वजह से कि जब वो दिल्ली पहुँचेंगे तो क्या इनको मोदी और शाह की मिनिस्ट्री में कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा कि नहीं। बड़े बड़े नेता जो हैं उनको किनारे कर दिया जाता है। तो बृजमोहन भी बड़े नेता हैं राज्य की राजनीति में, दिल्ली की राजनीति में कुछ नहीं है वो। इनके सामने ये एक चीज़ हो सकती है कि लीड अपनी इतनी बड़ी साबित करें कि दिल्ली में इनको अनदेखा ना कर सके कोई। बृजमोहन के जो करीबी लोग हैं उन्होंने मुझको कंजर्वेटिव एस्टीमेट दिया है अपना कि हमारी लीड 7 लाख से ऊपर रहेगी। जो आप कह रही हैं 685 या 87 पहली लीड थी इसके पहले की सबसे बड़ी, उससे ज़्यादा का ये अंदाज लगा रहे हैं। देखना है हो सकता है कि नहीं, लेकिन यहाँ लाखों की लीड, पिछले भाजपा सांसद सुनील सोनी के समय भी लाखों की लीड थी और मुझको अगर ठीक याद पड़ रहा है तो उनकी लीड प्रदेश में सबसे ज़्यादा भी थी। उनकी लीड थी सर, ये अंदेशा था, उनकी लीड थी बृजमोहन जी की वजह से भी, और क्योंकि उन्होंने ही उन्हें तैयार किया, उतारा, और मोदी फैक्टर की वजह से भी। लेकिन इस सीट पे जब मैं कवर करने गई तो मैंने देखा कि हाँ, मोदी फैक्टर से ज्यादा बड़ा बृजमोहन फैक्टर है इस पूरी सीट पर। इतना बड़ा है कि लोग अपने घरों से निकल के आके जितना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को देखने के उत्साहित होते हैं, उतना ही बृजमोहन अग्रवाल को देखने के लिए उत्साहित होते हैं। क्यों? जबकि वो उनके हर एक शादी, हर एक बर्थडे पार्टी, हर एक छोटी छोटी चीज में जाके शरीक होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो देखने की लालसा है वो लोगों में कम नहीं हुई। तो बृजमोहन ब्रांड यहाँ पर चमका। आप बृजमोहन को जितना स्थापित कर रही हैं, जितना पेडेस्टल पर, चबूतरे पर स्थापित कर रही हैं, इतनी तारीफ जो है किसी भी व्यक्ति का नाम दिल्ली के कैबिनेट में कट जाने के लिए काफी होती है। इतनी तारीफ मैं नहीं जानता आप बृजमोहन की शुभचिंतक हैं या नहीं है,
लेकिन जो डिस्क्राइब आप कर रही हैं उनको जिस तरह से कि मोदी ब्रांड से बड़ा बृजमोहन ब्रांड है यहाँ पे। जी, उनसे मैंने ये सवाल भी लिया था और जी उनसे मैंने ये सवाल लिया था कि सीट पर आपको नहीं लगता कि मोदी फैक्टर से ज्यादा बड़ा आपका फैक्टर है? तो उन्होंने जरा से हिचकिचाते हुए कहा कि नहीं, पूरे देश में मोदी फैक्टर है और इस सीट पर भी मोदी फैक्टर है और हम उनका काम ही आगे यहाँ बढ़ा रहे। तो बहुत ही विनम्रता से उन्होंने इसका जवाब दे दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर उन्हें भी ये इतनी सावधानी राजनीति में हर किसी को बरतनी पड़ती है। आप अपने नेता से ज्यादा बड़े हो के कुछ हासिल नहीं कर सकते। यानी छत्तीसगढ़ी में एक कहावत है, एड़ा बन के पेड़ा खाना, यानी बेवकूफ बन के फायदा पाना। तो राजनीति में कई बार लोग बेवकूफ बनते हैं, बहुत अक्लमंद रहते हैं, लेकिन अपने आप को बेवकूफ जाहिर करके फायदा पाते हैं। तो रायपुर की सीट को लेके बहुत ज्यादा कोई भविष्यवाणी की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज रही रायपुर की, जो हम पूरे 11 सीटों पे जिस मुद्दे को छू सकते हैं, वो ये है कि जो 1 लाख रुपया साल महिलाओं को देने की जो कांग्रेस की घोषणा थी, उसको विकास उपाध्याय ने 10 लाख पर्चे छपवाकर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भरवाया था महिलाओं से, और फर्जी भरवाया था। मैंने इस बात को कहा था अपने YouTube वीडियो पे, मैंने इस बात को कहा था कि ये पर्चा कहीं भी गरीब महिला का जिक्र नहीं कर रहा है, ये कह रहा है हर महिला को। हाँ। जो तो कांग्रेस का घोषणा पत्र भी नहीं कहता है। तो ये बात झूठी है। लेकिन बीजेपी ने पता नहीं क्यों इस मुद्दे को छुआ नहीं। बीजेपी डर गई इस मुद्दे को पूरे स्टेट में छूने में, उनको लगा महिलाएं नाराज न हो जाए। अगर हम कहेंगे कि हर महिला को नहीं देने वाली है कांग्रेस, तो महिलाएं बहुत सारी नाराज हो जाएंगी। तो जो भरना है भरे महिलाएं। विकास उपाध्याय ने फॉर्म यहाँ पे एक महिला से भरवाए हैं, पैसे वाले लोगों से भी भरवा दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद बृजमोहन बहुत बड़ा नाम है सर। क्योंकि आपने वो मेंशन कर ही दिया, वो मेरा आखिरी सवाल होने वाला था राजनांदगांव के बाद। मेरे को दिख जाता है आपके चेहरे से कि आपके मन में क्या सवाल है। महातारी वंदन योजना एक मैजिक फैक्टर था पूरे विधानसभा इलेक्शंस में, और महातारी वंदन योजना एक ऐसा फैक्टर निकला जो लास्ट के कुछ ही दिनों में कांग्रेस जो बहुत ज्यादा बड़ी दिख रही थी विधानसभा इलेक्शंस में, लास्ट मोमेंट पे महातारी वंदन योजना का मैजिक चला, और विमेन वोटर्स के ज्यादा होने की वजह से, और उस समय बीजेपी ने फॉर्म्स भरवाए थे हर एक विधानसभा इलेक्शंस में। बिल्कुल वही फॉर्मूला कांग्रेस ने अपनाया और इस बार उन्होंने अपना इस योजना महालक्ष्मी योजना की घोषणा की। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं इसलिए। विधानसभा के चुनाव में महतारी वंदन की घोषणा की गई। बिल्कुल। उसके बाद कांग्रेस के भीतर 90 के 90 कैंडिडेट जो थे और सारे नेता, उन्होंने भूपेश बघेल पे, पार्टी के ऊपर सब जगह चढ़ाई की कि महतारी वंदन का कोई काट निकाले बिना हमारी पार्टी नहीं जीतेगी, हम निपट जाएंगे। भूपेश बघेल आखिरी तक अड़े रहे। उन्होंने अपने आपसी बातचीत में बंद कमरे में कहा, हम चाहे चुनाव हार जाएं, हम ऐसी घोषणा नहीं करेंगे, हम खजाने को नहीं लुटाएंगे, हम नहीं करेंगे ऐसा। जब दिल्ली से राहुल गांधी और वेणुगोपाल और चिदम्बरम ऐसे लोगों से कहलवाया गया भूपेश बघेल को, आखिरी में जाके उन्होंने बहुत अनमने तरीके से दिवाली की दोपहर को इसकी घोषणा की थी, 1 बजे या 2 बजे। मैं उस समय बीरनपुर में था और ईश्वर साहू को इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहा था। तब मोबाइल पे मुझको आया था कि कांग्रेस ऐसा गृह लक्ष्मी योजना ला रही है। वो इतना लेट हो चुका था कि जब धड़कन बंद होने को थी उस समय इंजेक्शन लेके कोई पहुंचा, तो वो काम आया नहीं कांग्रेस के। लेकिन भूपेश बघेल क्यों नहीं चाहते थे? पार्टी के कहने के बाद 3-3 दिन उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की। आखिरी में जब उनको दिल्ली से कहा गया कि आप यहाँ से नहीं करना चाहते हो घोषणा, तो हम दिल्ली से कर देते हैं, तब जाके उन्होंने दिवाली की दोपहर को इसकी घोषणा की है। तब तक एक फेज निकल चुका था, एक बहुत बड़ा फेज निकल चुका था। अंदेशा हो गया था कि विमेन जो हैं बीजेपी की तरफ टिल्ट हो चुके हैं। महातारी ने अपना काम कर दिया है। इस बार मुझको जो सुनाई पड़ रहा है वो ये है, मुझको दीपक बैज ने कहा पूरे स्टेट की 11 सीटों में हमारी महिलाओं के लिए जो योजना है इसका खूब असर हो रहा है। मैं यही सवाल पूछ रही हूँ कि कितना असर आपको लग रहा है कि इनकी महालक्ष्मी योजना का, कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना का? क्योंकि जहां जहां पर भी मैं जा रही हूँ ये एक सवाल मुझे बहुत सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है इस बार कांग्रेस की इस योजना ने अपना कमाल दिखाया हो। मुझको लगता है कांग्रेस की योजना पे लोगों को भरोसा हो रहा होगा। लेकिन इस बात पे किसी को भरोसा नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है। बिल्कुल नहीं हो रहा है भरोसा देश के लोगों को। तो जैसा लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी ने यूपी में 40% लड़कियों को, महिलाओं को टिकट दे दी।
जहाँ पे पूरा का पूरा हारना है, जहाँ आपको 3 या 4 सीटें मिलनी थी, वहाँ आपने सब लड़कियों को 40% महिलाओं को लड़वा दिया। हाँ। उसी तरह का लोगों को लग रहा है सरकार बननी नहीं है, ये कुछ भी बात कर रहे हैं उठपटांग ऐसा। फॉर्म भी भर दिए होंगे, वोट देंगे कांग्रेस को, इसमें मुझको शक है। मुझको नहीं लग रहा है कि लोगों को इस योजना पे भरोसा हो सकता है। योजना अच्छी है महिलाओं के लिए, लेकिन लोगों को ये भरोसा कम होगा कि कांग्रेस सत्ता पे आ रही है। जब आएगी नहीं तो ये फॉर्म भरना नहीं भरना क्या है, तो इससे कितना वोट असर होगा मैं तो बिल्कुल जज नहीं कर पा रहा हूँ। आपने भरा है क्या फॉर्म? नहीं, मैंने औरतों को जरूर देखा है। जब मैं ट्रैवल कर रही थी तो मैंने कांकेर में देखा कि फॉर्म्स पकड़ाए जा रहे थे, फॉर्म्स हाथ में रखे हुए थे और सबको ये नसीहत दी जा रही थी कि इसे भर लीजिए, क्योंकि अगर हम आते हैं तो हम ये पैसा वो करेंगे। पर मैंने नहीं भरा है। आप विकास उपाध्याय के कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हैं, उनकी वोटर हैं। उन्होंने कहा है हर महिला को मिलेगा। हमने नहीं भरा। आपको नापसंद है लाख रुपया साल? नहीं, बिल्कुल नापसंद नहीं है। आपके चैनल की तनख्वाह इतनी है कि लाख रुपया आपको चाहिए ही नहीं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। बिल्कुल वक्त की कमी लगी मुझे। अब मौका मिलेगा तो मैं अब भी भर दूंगी, लेकिन ये मुझे एक इनप्रैक्टिकल अप्रोच, और क्योंकि मैं फ्रीबी कल्चर के अगेंस्ट हूँ शायद इसलिए मैंने नहीं भरा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ्रीबी कल्चर दुनिया में, देश में हमारे पॉलिटिक्स को आगे लेके जाए। जिस तरह से 1 लाख रुपए फ्री में बांटने की बात हो रही है, तो इसलिए मैं फ्रीबी कल्चर के अगेंस्ट हूँ। इसलिए मेरे अपने रीजन है उसे ना भरने के। अब नेक्स्ट सीट, जो सबसे बड़ी वीआईपी सीट है, राजनांदगांव। और वीआईपी सीट इसलिए है क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस के फायर ब्रांड को उतारा गया। जैसे कि ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, दुर्ग से, पाटन से विधानसभा लड़े, कम मार्जिन से जीते, लेकिन उन्हें राजनांदगांव भेजा गया। दूसरे जो बीजेपी के कैंडिडेट है जिन्हें रिपीट किया गया, संतोष पांडे, हिंदूवादी नेता, उन्हें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि राजनांदगांव की विधानसभा सीटों को समेटा जाए और बीजेपी के पाले में डाला जाए। ठीक ठाक रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने निभा ली। बीजेपी ने वापस से उन पर भरोसा जताया। क्या लग रहा है, दोनों बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। और जब मैंने भूपेश बघेल से ये बात पूछी थी इंटरव्यू में, जो आपने छत्तीसगढ़ तक पर देखी भी थी, कि किस तरह से आपकी तो लैंडिंग करा दी गई राजनांदगांव, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपको लोग भरोसा जताएंगे? क्योंकि तीसरा लोकसभा लड़ रहे हैं वो, इससे पहले के 2 लोकसभा चुनाव वो हार चुके हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि आपको लग रहा है ये लोकसभा आपके लिए क्यों थर्ड टाइम इज अ चार्म हो सकता है आपके लिए? तो वो कह रहे हैं कि भाई इस बार मैं पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पे लड़ रहा हूं, और कहीं ना कहीं पहले की तस्वीर और आज की तस्वीर में जमीन आसमान का डिफरेंस है। क्या आपको लगता है ये फैक्टर, पूर्व मुख्यमंत्री, फायर ब्रांड, काम करेगा राजनांदगांव? मुझको लगता है कि भूपेश बघेल कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री, ये फैक्टर पूरे प्रदेश में काम कर रहा है। छत्तीसगढ़ में खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका, ये कोई मुद्दा नहीं है। पब्लिक मीटिंग होती है, चले जाते हैं लोग, वो एक अलग बात है। छत्तीसगढ़ में मुद्दा यही है। भूपेश के 5 साल, मोदी के 10 साल, इसी की तुलना, यही मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा है। अब ये 5 साल जो हैं, ये कांग्रेस भवन से ज्यादा ईडी कोर्ट में गुजरे हैं कांग्रेस के। तो क्या असर होगा इसका मुझको नहीं मालूम है। मुझको लगता है कि भूपेश बघेल की सरकार के ढेर सारे नेता, मंत्री, अफसर जिस तरह से जेल में हैं, यहाँ से दिख रहा है ना आपको, सामने उधर देखिए, वहाँ जेल है जो दिख रहा है आपको पेड़ के पीछे, उसमें भूपेश बघेल के कई अफसर, कई नेता बंद हैं वहाँ पे। जनता इतने आसानी से थोड़ी भूल जाती है। मुझको लगता है विधानसभा चुनाव कांग्रेस जिस तरह से हारी थी, उसके पीछे भी यही था। ये जो लोग जेल में बंद हैं, इनके नाम रोज खबरों में आ रहे थे। उसके बाद से तो अभी और लोग जेल चले गए हैं। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार हुआ है। 2 आईएएस जेल में पड़े हुए हैं। कई आईपीएस लोग उस समय के जो हैं वो जांच के घेरे में हैं, उनके खिलाफ जांच चल रही है। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल वर्सेस नरेंद्र मोदी, ये छत्तीसगढ़ में एक ओवरराइडिंग मुद्दा है। ये ओवरलैप तो हो रहा है सब जगह, पूरे 11 सीट में हो रहा है। अब हम आ जाएं राजनांदगांव पार्लियामेंट्री सीट में। तो राजनांदगांव तो ऐसी सीट है जहां साक्षात भूपेश बघेल, साक्षात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके मुंह से भी उनके लिए मुख्यमंत्री ही निकला था पहले, फिर आपने सुधारा भूतपूर्व मुख्यमंत्री। मीडिया के जुबान में अभी भी 5 साल के वो मंत्री, मुख्यमंत्री ही बने हुए हैं। तो इसको अगर हम देखें कि राजनांदगांव पार्लियामेंट्री सीट एक बहुत कड़े मुकाबले की सीट इसलिए हो गई है कि भूपेश बघेल अपने 5 साल के कार्यकाल को लेके वहां मौजूद हैं। उसी कार्यकाल की वजह से 8 में से 5 विधायक उनके हैं, भूपेश बघेल की कांग्रेस पार्टी के, 3 वहां पर भाजपा के हैं।
जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जैसे बड़े नेता वहां से विधायक हैं, विजय शर्मा जो कि विधानसभा चुनाव से इस लोकसभा चुनाव के बीच में बहुत बड़े नेता हो गए हैं, बहुत बड़े मंत्री हो गए हैं, बहुत बड़े नेता हो गए हैं। मेरा ख्याल है रोज मीडिया अगर किसी एक मंत्री से सबसे अधिक बात करता है तो मुख्यमंत्री से ज्यादा विजय शर्मा से बात करता है, इतने बड़े हो गए हैं। तो ये पार्लियामेंट्री सीट जो है इसमें भाजपा के 3 में से 2 तो ये बड़े विधायक हो गए, डॉक्टर रमन सिंह और विजय शर्मा। वहां कांग्रेस के विधायक संख्या में ज्यादा हैं, तो भूपेश बघेल के लिए सहूलियत की सीट थी। दूसरा मैं आपको बताऊं, दुर्ग से भूपेश बघेल की लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी, जिस पार्लियामेंट्री सीट में बीरनपुर है। न जाएं बीरनपुर, मुख्यमंत्री हैं, उनकी मर्जी थी, नहीं गए बीरनपुर। मेरा मानना है बीरनपुर न जाना कांग्रेस के लिए न केवल विधानसभा चुनाव में, न केवल इस लोकसभा चुनाव में, बल्कि आगे के चुनावों में भी भारी पड़ेगा। आपके राज्य में लाशें गिरती रहे, आप वहां न जाएं, ये ठीक नहीं है। ये मुझको लगता है कि साहू वोटों का नुकसान अगर राजनांदगांव पार्लियामेंट्री सीट में भूपेश बघेल को झेलना पड़ेगा तो बीरनपुर की वजह से झेलना पड़ेगा। संतोष पांडे, राजनांदगांव में ऐसा हुआ है कि कोई भी कैंडिडेट रिपीट नहीं हुआ है और संतोष पांडे को रिपीट किया गया है। आपको लग रहा है वो ये प्रथा तोड़ पाएंगे? आखिरी के कुछ सवालों में नहीं, मुझको ये लगता है कि संतोष पांडे का पार्लियामेंट के भीतर सवाल वगैरह उठाने में परफॉर्मेंस ठीक था। और देखिए, मोदी और शाह के राज में भाजपा जो है उसने पूरे देश में एक एक कैंडिडेट तय करते हुए जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया इनका रहा वो था विनेबिलिटी, जीत की संभावना। हमेशा की तरह जी। इनको अगर लगा होगा कि राजनांदगांव में जितने नाम हमारे पास हैं उसमें इन्हीं की जीत की संभावना सबसे ज्यादा है। इसलिए भी रहता है कई लोगों के जीत की संभावना कि वहां पार्टी के लोग उसको हराएंगे नहीं, जो कि मुझको लगता है कोरबा में हो सकता है सरोज पांडे को नुकसान हो उससे। जीत हार की बात नहीं करता मैं, कई जगह होता है पार्टी के अपने लोग हराते हैं। मुझको लगता है संतोष पांडे का ऐसा कोई विरोध पार्टी के भीतर वहां शायद नहीं रहा होगा, तो उनको हराएंगे नहीं पार्टी के लोग। जीत की संभावना दिखी होगी बीजेपी के सर्वे में, इसलिए उन्होंने उनकी टिकट रिपीट की है। तीसरी बात मैं बतलाता हूं, जैसे रायपुर से सुनील सोनी की टिकट काटी गई लोकसभा चुनाव में, हो सकता है यहाँ जो बाई इलेक्शन होगा ब्रिजमोहन की जगह वहां से उनको विधानसभा लड़वा दिया जाए। पार्टी कई बार करती है, सांसद को विधायक बना दिया, विधायक को सांसद बना दिया। तो ऐसा वहां पे राजनांदगांव में इनको लगा होगा कि संतोष पांडे से पार्टी की नाराजगी नहीं है, पार्लियामेंट में परफॉर्मेंस ठीक ठाक है, कार्यकर्ताओं की नाराजगी नहीं है, पार्लियामेंट में सवाल पूछने के लिए पैसा खाने का कोई मामला नहीं है उनके खिलाफ, जैसा कि राजनांदगांव के एक पिछले सांसद प्रदीप गांधी के साथ था जिनकी सदस्यता खत्म हुई थी। तो उसको उनको रिपीट कर दिया होगा। फिर कास्ट इक्वेशन भी रहता है, 11 सीटों में से आपको ब्राह्मण को देना है टिकट, तो किसको आप दोगे, कहाँ से दोगे? तो आप अगर पूरी 11 सीटों को देखेंगे तो मेरे ख्याल से अकेले ब्राह्मण उम्मीदवार हैं संतोष पांडे। किसी और जगह ब्राह्मण उम्मीदवार की जीत की संभावना इतनी नहीं दिखी होगी। एक आखिरी सवाल, मोस्ट आई थिंक एंटिसिपेटेड क्वेश्चन ऑल्सो, कि कितनी सीटें हम दे रहे हैं? 11 में से कितनी सीटें हम देंगे और बीजेपी को देंगे, कितनी सीटें कांग्रेस को देंगे? सर, मुझको कांग्रेस की जीत की थोड़ी बहुत संभावनाएं जो दिखती हैं वो 4 सीटों पे दिखती हैं मुझको जीत की संभावना। उनको 1 मिले, 2 मिले, 3 मिले, 4 मिले, कितनी मिलेगी इसमें मेरा कोई मेरा प्रेडिक्शन नहीं है। मैं कमजोर हूं प्रेडिक्शन के मामले में। ये एग्जिट पोल से कल शाम से हमको अंदाज लगना शुरू होगा। हमको ये भी याद रखना चाहिए कि विधानसभा में 8 के 8 एग्जिट पोल जो थे वो भूपेश बघेल की सरकार बना रहे थे छत्तीसगढ़ में, और क्या हश्र हुआ आपको मालूम है। जी, तो एग्जिट पोल बेसिकली एक ऐसा सर्वे होता है जिसमें सिर्फ प्रिडिक्शन किए जाते हैं बेस्ड ऑन द सैम्पलिंग साइज। और क्योंकि हमने भी इलेक्शंस कवर किए हैं तो हम अपनी एक तजुर्बे से अगर बताना चाहें तो आपने कहा 4 सीटों पे फाइट लग रही है, 7 सीटों पे बीजेपी क्लियर है। मेरा मानना है 4 सीट कांग्रेस की संभावनाओं वाली 4 सीटें हैं। अगर माहौल कांग्रेस के पक्ष में थोड़ा बहुत रहेगा, मोदी के खिलाफ कोई नाराजगी रहेगी, तो इन 4 सीटों पे कांग्रेस की संभावना और बढ़ जाएगी। 2 सीटें उनके पास अभी थीं, तो 2 सीटों पे उनका एक जायज हक बनता है। अगर 2 से कम मिलेगी कांग्रेस को तो कांग्रेस की दुर्गति हम मानेंगे। कांग्रेस को 2 से ज्यादा मिलेगी तो हम राज्य की बीजेपी सरकार और मोदी इन दोनों की थोड़ी सी
नाकामयाबी उसमें मानेंगे। 4 से ज्यादा का तो कोई आसार बनता नहीं है यहाँ कांग्रेस का। बीजेपी के लोग जो हैं ये 4 का आंकड़ा सुन के भी नाराज होंगे मुझसे, लेकिन मैं बतला रहा हूँ, मैं केवल जीत की संभावना वाली 4 सीटें कह रहा हूँ, 4 सीट जीतने की संभावना नहीं कह रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही से मैं कंक्लूड करूंगी कि किस तरह से ऐसी सीटों पर हमने डिस्कशन किया है जहां पर कांग्रेस फाइट में है, और जो 4 सीटें की सुनील कुमार जी बात कर रहे हैं वो 4 सीटें कांग्रेस की संभावना वाली सीटें हैं जहां पे कांग्रेस ने एटलीस्ट एक फाइट दी है। बाकी 7 सीटें ऐसी हैं जिसपे भारतीय जनता पार्टी ही नजर आई है, मोदी फैक्टर ही नजर आया है, और 7 सीटों पे कोई कॉन्टेस्ट नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन ये 4 सीटें ऐसी हैं जिसमें थोड़ी लड़ाई, थोड़ा कॉन्टेस्ट, थोड़ा लोकसभा इलेक्शन देखने को मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत लंबा हमारा ये डिस्कशन रहा। तो हमारे इस एग्जिट पोल में हम यही कहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी यहां से ले जाए और वो सरप्राइजिंग ना हो, 10-1 भी हो सकता है, और अगर कांग्रेस और किस्मत अच्छी रही तो 2 सीटें या 3 सीटें भी उन 4 सीटों में निकाल सकते हैं। आज के लिए राउंड अप में बस इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे उस समय जब एग्जिट पोल अपने नंबर्स देना शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी एक अलग तरीके से इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहर। कितना लंबा हुआ? 1 घंटा। इससे पहले कि एग्जिट पोल्स आने शुरू हो जाए कल शाम से ही, बहुत जरूरी है कि छत्तीसगढ़ में क्या स्थिति है दोनों पार्टीज की, ये एक अंदेशा लगाया जा सके। वैसे तो छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड रहा है। यहाँ पे 9-10 सीटें हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के पाले में ही गई है, लेकिन कुछ सीटें ऐसी हैं इस बार जिसपे कांग्रेस ने फाइट देने की कोशिश की है और शायद कुछ हद तक सक्सेसफुल भी हो जाए। ऐसी कौन सी सीटें हैं, ये हमारे पास डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सुनील कुमार जी, सीनियर जर्नलिस्ट है, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फटाफट कौन सी ऐसी 4 सीटें हैं जिसमें कांग्रेस ने थोड़ी बहुत फाइट दी है, जहां पे मोदी फैक्टर शायद ओवरराइड कर जाए, लेकिन यहां पर फाइट जरूर कांग्रेस ने दी है अच्छी। और मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं जिसमें से 9 आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के पास है और सिर्फ 2 कांग्रेस के पास है। इस बार क्या लग रहा है आपको? इस बार 4 सीटें ऐसी लग रही है जिनमें कांग्रेस की जीत की संभावना बनती है। हाँ। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस की 4 सीट जीतने की संभावना बनती है। हाँ। 4 सीटों पर कांग्रेस की जीत की संभावना बनती है। हमको तेजी से इसको निपटाना है, इसलिए मैं सीधे नामों पर आता हूँ। हाँ। पहले नंबर पर इसमें जांजगीर चांपा का नाम लिया जाता है। हाँ। कि वहाँ कांग्रेस की मजबूत स्थिति है। हाँ। शिव डहरिया कैंडिडेट हैं। हाँ। उस सीट की एक भी सीट बीजेपी के पास नहीं है विधानसभा की। हाँ। सारी की सारी विधानसभा सीटें कांग्रेस के पास हैं, जो कि 11 में से कुल 1 जगह है। तो वहाँ ये संभावना सबसे ज्यादा बताई जा रही है जांजगीर चांपा की। दूसरे नंबर पे कोरबा की बात कही जाती है, जहाँ पे ज्योत्सना महंत कांग्रेस की अभी सांसद हैं, उन्हीं के जीत की संभावना ज्यादा बताई जा रही है कोरबा में। हाँ। वहाँ सरोज पांडे बीजेपी के हैं, वो भी बड़ी और मजबूत नेता हैं। हाँ। लेकिन वहाँ जीत की संभावना ज्योत्सना महंत की बताई जा रही है। तीसरे नंबर पर सीट आती है राजनांदगांव से भूपेश बघेल की। हाँ। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, ओबीसी के बड़े नेता हैं, और भाजपा ने अपना कैंडिडेट वहां रिपीट किया है। हाँ। जो मौजूदा सांसद हैं संतोष पांडे। जो मौजूदा सांसद रहते हैं उनसे लोगों की 5 साल में कुछ शिकायतें हो ही जाती हैं, इसलिए भी कई नेता कई बार सीट बदल देते हैं, कहीं पार्टी कैंडिडेट बदल देती है। तो संतोष पांडे और भूपेश बघेल के बीच ये मुकाबला बड़ा दिलचस्प है। आपको ये भी याद रखना होगा, नांदगांव पार्लियामेंट्री सीट में 5 विधायक कांग्रेस के हैं, 3 विधायक बीजेपी के हैं। तो अभी 6 महीने पहले के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस वहां बड़ी पार्टी बन के उभरी है राजनांदगांव पार्लियामेंट्री सीट में, वहां संभावनाएं हैं। इसके बाद 1 नहीं 2 सीटें हैं जहां संभावनाओं की बात होती है। 3 मैंने गिना दी। चौथे नंबर पे लोगों का कहना है कांकेर। कांकेर में जो कैंडिडेट हैं अभी वीरेश ठाकुर, ये पिछली बार भी लोकसभा के कैंडिडेट थे, 5000 के आसपास वोटों से ही हारे थे। विनम्र हैं ऐसा आप भी कह रही थी, तो उनकी एक संभावना अच्छी है ऐसा कई लोग कहते हैं कांकेर की। रुपए पैसे में कांग्रेस के कई कैंडिडेट कमजोर पड़े हैं, अगर उसका असर होगा तो मुझको नहीं मालूम, लेकिन कांकेर की संभावना है। और आखिरी संभावना, 5वीं संभावना महासमुंद से है, जहां पे कांग्रेस सरकार में गृह मंत्री रहे हुए ताम्रध्वज साहू समाज के बड़े नेता हैं, वो लड़ रहे हैं वहां से।
वो एक संभावना बनती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में साहू वोट जो है, इतना पोलराइजेशन किसी भी दूसरी जाति के वोटों का नहीं हुआ है जगह जगह। तो मुझको लगता है साहुओं के बीच ऐसी कोई एक आम सहमति हो सकती है, चाहे जिस पार्टी ने हमारे कैंडिडेट को, हमारे जात के व्यक्ति को कैंडिडेट बनाया है, हम उसको जिता दें, ऐसी एक संभावना बन सकती है। तो उसमें कांग्रेस के 2 साहू हैं, भाजपा का 1 है। इनको कुछ कुछ इजाफा तो साहू वोटों का हो सकता है। छत्तीसगढ़ में बाकी राज्यों के साथ साथ मोदी फैक्टर आपको नजर आया कहीं पर भी? क्योंकि जहां जहां मैं गई शहरों में सिर्फ और सिर्फ मोदी फैक्टर है। राम मंदिर की यहाँ पर बहुत चर्चाएं हैं, और क्योंकि राम का ननिहाल है तो यहाँ पर राम मंदिर की चर्चा काफी ज्यादा रही। लेकिन एक ये भी चर्चा थी कि बहुत पहले राम मंदिर का जो कहीं कॉन्सिडरेशन वो हो गया था, और उसका जो इम्पैक्ट था काफी फेडिंग इम्पैक्ट छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। लेकिन शहरों में यहाँ पर मोदी वेव है। आपको लगता है गाँव में भी मोदी वेव था यहाँ पर? आपने बहुत सही बात कही है। राम मंदिर का जो असर था, वो असर अब ढलान पे है, उतर रहा है। जैसे रसमलाई किसी को खिलाएं तो 1 घंटे बाद उसका स्वाद जो है बहुत ही फीका हो जाता है, कायम नहीं रहता जुबान पर। राम मंदिर का कुछ वैसा ही हुआ है। दूसरा, मोदी को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, सबसे बड़े नेता, उनके बारे में ये गांधी से बड़े हैं, इस तरह से प्रोजेक्ट हो रहा है। राम जो है उनको लेके आए हैं मोदी, ऐसी ये जुबान है नारों की, जो राम को लाए हैं, ऐसी जुबान मोदी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तो मोदी बहुत बड़े नेता हो गए, लार्जर देन लाइफ साइज। गुजरात में उन्होंने जो पटेल की स्टेचू बनाई है इतनी बड़ी, मोदी चलते फिरते उससे ऊंचे हो गए हैं। तो वो पूरे 11 सीट में उनका नाम लेके कैंडिडेट्स लड़े हैं, पूरे 11 सीटों पे। क्योंकि ये सरकार जो है, इसमें मुख्यमंत्री कौन रहे, मंत्री कौन रहे, ये सब भी मोदी का ही तय किया हुआ है। तो कैंडिडेट जो है उनको मालूम है कि मोदी का नाम लेकर ही चुनाव की वैतरणी पार की जा सकती है। नदी पार करने के लिए मोदी का नाम लिख के पत्थर पे उसको हाथ में पकड़ना पड़ेगा, तो तैरते हुए जा सकते हैं। तो 2019 में भी मोदी फैक्टर था, 2024 में भी मोदी फैक्टर है। मैं कम से कम अगर छत्तीसगढ़ की 11 सीटों की बात कर रहा हूँ, पूरे देश की चर्चा अभी मैं नहीं ला रहा बीच में, क्योंकि यहाँ कुल 2 पार्टियां आमने सामने हैं। यहाँ कोई एनडीए और इंडी गठबंधन नहीं है। यहाँ सीधा सीधा कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। यहाँ पर पूरी तरह से मोदी फैक्टर छाया रहा, ये है। सर, तीसरी बड़ा सवाल, एक लोगों के बीच में मुझे ये भी डिस्कशन नजर आया कि कांग्रेस ने विधानसभा में बहुत बड़ी गलती की थी। महातारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी की, उसके काउंटर में गृह लक्ष्मी योजना लाने में देरी कर दी, और महातारी वंदन योजना के तहत भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के पहले ही फॉर्म्स भरवाने शुरू कर दिए थे। इस बार कांग्रेस ने वो गलती नहीं की। कांग्रेस ने पहले से ही कह दिया महालक्ष्मी योजना देंगे, महालक्ष्मी योजना में हर महिला को 1 लाख रुपए मिलेगा सालाना। अब क्योंकि विमेन वोटर्स ज्यादा है छत्तीसगढ़ में और बहुत सारे राज्यों में, इस बार पूरे भारत में वुमेन वोटर्स पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस ने भी फॉर्म्स भरवाए हैं, कम से कम लाखों महिलाओं से तो फॉर्म्स भरवाए कि अगर हम आ गए तो 1 लाख रुपए आपका सालाना बनता है। कितना बड़ा फैक्टर लग रहा है इस बार महालक्ष्मी योजना को? एक तो आपने कहा उसमें थोड़ा सा फैक्चुअल इनएक्यूरेसी है, मैं उसको करेक्ट कर दूं। कांग्रेस का घोषणा पत्र कहता है कि हम हर गरीब परिवार की, हम सबसे गरीब परिवारों की, सबसे गरीब परिवारों की 1 महिला को देंगे। तो एक गरीब परिवार से 1, ये कुल मिलाकर बहुत कम है। देश में आज 50 करोड़ महिला वोटर हैं, इसकी बात नहीं की है, 5 करोड़ से कम की बात की है। ये जरूर है कि कांग्रेस पार्टी ने वोटरों को धोखा देकर फॉर्म जो भरवाया उसमें गरीब शब्द, सबसे गरीब शब्द, परिवार में किसी का जिक्र नहीं किया। जो नियम और शर्तें लागू होता है ना नीचे, वो भी नहीं लिखा। और बीजेपी ने इसको मुद्दा नहीं बनाया। बीजेपी डर गई इसको मुद्दा बनाने से। मैंने बीजेपी के कुछ एक नेताओं से पूछा कि कांग्रेस जब ये फर्जी फार्म भरवा रही थी, हर महिला को देना नहीं है लेकिन फार्म भरवा रही थी, आप लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया इसका? कहा कि हम विरोध करते तो महिलाएं नाराज हो जाती कि कांग्रेस देना चाहती है, हम उसको रोकना चाहते हैं। हमने कहा जो करना है कांग्रेस करे, वो भुगते। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर भी एक इम्पोर्टेंट, ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन बीजेपी थोड़ा डर गई। बीजेपी ने इस फैक्टर को उठाया नहीं। तो ये फैक्टर इम्पोर्टेंट है। कितना असर होगा मुझको नहीं मालूम, लेकिन मेरी दीपक बैस से बात हुई, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से। उन्होंने कहा पूरे प्रदेश में ये महिलाओं का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है,
लेकिन एक और मुद्दा उन्होंने कहा वो सबसे बड़ा है, खासकर आदिवासी इलाकों में। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार आएगी तो संविधान संशोधन करेगी और दलित आदिवासी का आरक्षण खत्म करेगी। ये बात पूरे आदिवासी इलाकों में, पूरे सरगुजा में और बस्तर में फैल गई है। ऐसा मुझको दीपक बैज ने बंद कमरे की बातचीत में यहीं इसी कमरे में कहा था। तो इसलिए कांग्रेस ने जो भुनाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बदला जाएगा, संविधान बदला जाएगा, ये भी एक फैक्टर है जिसके बारे में मीडिया ने शायद बहुत कम बातचीत की हो। मोदी वेव में शायद इस बहुत बड़े फैक्टर को मिस कर गया हो। कांग्रेस की ये बात कहीं ना कहीं पेनिट्रेट होती हुई नजर आई। आखिरी सवाल सर, संक्षेप में इसका उत्तर कि कितनी सीटें संभावनाएं वाली कांग्रेस की और किस पे क्लियर है बीजेपी एकदम? मुझको लग रहा है कि कांग्रेस की संभावना 4 सीटों पे बनती है, अधिक से अधिक 5 सीटों पे। उसकी 5 सीटों की संभावना नहीं बन रही है, 5 सीटों पर उसकी थोड़ी थोड़ी संभावना बनती है। उसमें से एक जांजगीर, एक कोरबा, एक राजनांदगांव, एक महासमुंद, एक कांकेर, नॉट इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर। इसकी संभावना कि कोई सीक्वेंस मैंने नहीं बतलाया है। और बाकी सीटों पे बीजेपी साफ एकदम, बाकी सीटों पे, बाकी जो 6 सीटें हैं उनमें बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। ये 5 में भी अगर मान लीजिए कांग्रेस को 3 भी मिलेगी तो भी कांग्रेस बहुत बड़ी जीत मान लेगी उसको। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जीत हो सकती है कांग्रेस की उन 5 सीटों में से अगर एक भी सीट या 2 सीट कांग्रेस के पाले में आ जाती है। लेकिन मोस्टली जो लग रहा है कि ये 11 ऑल भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार 11 ऑल के इंटेंशन से और पैशन से लड़ रहा था।